आज तक न्यूज़ के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी और इससे पहले आपने इस कहानी की 19 किस्तें सुन ली हैं और अब 20वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। अचानक होटल के नीचे लोगों का शोर सा सुनाई दिया। मैंने कोई ख्याल ना किया और इत्मीनान से सिगरेट के कश लगाता रहा। कमरे का दरवाज़ा खुला और होटल का लड़का मेरे लिए चाय की प्याली अंदर लेकर दाखिल हुआ। इस वक्त मुझे चाय की शदीद तलब हो रही थी। मैंने उठकर चाय की प्याली थामी और लड़के को 1 रुपया टिप देते हुए पूछा, क्यों रे, ये नीचे शोर कैसा है? साहिब, एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा गया है, लड़के ने जवाब दिया। मेरे हाथ से चाय की प्याली जैसे गिरते गिरते बची। एक बार तो वाकई मुझे यूं लगा कि जैसे किसी ने पलंग को जोर से हिला दिया हो। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू पाया और चाय का घूंट लेते हुए पूछा, कहाँ से पकड़ा है? साहब, बॉर्डर क्रॉस करके आया है। पुलिस के सिपाही उसे नीचे पानी पिला रहे हैं। लोगों ने उसे बड़ा मारा है। लड़का सलाम करके चला गया। उसके जाते ही मेरे अंदर करंट सा लगा। मैंने जल्दी से प्याली एक टेबल पर रखी और उठकर नीचे आ गया और होटल के दरवाजे की ओट में किसी हद तक छुप कर खड़ा हो गया। होटल के सामने एक छोटा सा सेन था जिसमें पानी का नल लगा हुआ था। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे जा रहे थे। राजस्थान पुलिस के 2 सिपाही एक लंबे कद के दुबले पतले नौजवान को पानी पिला रहे थे। उनके करीब ही सफ़ेद कपड़ों में मलबूस एक आदमी हाथ में डंडा लिए खड़ा था। साफ जाहिर था कि वो राजस्थान CID का आदमी है। मैं पाकिस्तानी जासूस को गौर से देख रहा था। उसके माथे से खून बह रहा था और एक आंख नीली हो रही थी। सिपाहियों ने उसकी गर्दन में कपड़ा डाल रखा था। मुझसे बर्दाश्त न हो सका। मुसलमान और अहले पाकिस्तान से मोहब्बत का जज्बा पूरी शिद्दत से उभर आया। मोहब्बत के इस जज्बे में मैं ये तक फरमोश कर बैठा कि मैं खुद एक पाकिस्तानी जासूस हूँ। मैं होटल के दरवाजे से निकलकर हजूम में पहुँच गया और पुलिस के सिपाहियों से कहा, बराह करम आप इस जासूस को ज़ोदो-कोब न करें, बल्कि इसे हवालात में ले जाकर बंद कर दें ताकि इससे कोई बयान भी लिया जा सके। इस तरह मैं इस पाकिस्तानी मुसलमान को लोगों की मारपीट से बचाना चाहता था। CID वाले ने मुझे गौर से देखते हुए पूछा, आप कौन हैं साहब? मैंने 1-2 अल्फाज तामिल के बोले ताकि उसे मेरे हिंदुस्तानी होने का यकीन हो जाए और हिंदी में कहा, मैं कर्नाटक का चीफ एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ शिकार खेलने की गरज से आया हूँ। मैं तुम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि तुमने एक पाकिस्तानी जासूस को पकड़ा, मगर इसे जिंदा रखो ताकि पुलिस अफीसर इससे ज़रूरी मालूमात हासिल कर सकें। CID वाला और पुलिस के दोनों सिपाही मेरी इस बात से मुतासिर हो गए। अब जो मैंने पाकिस्तानी जासूस की तरफ निगाह उठाई तो वो पानी के नल के पास खड़ा मुझे टिक टिकी बांधे देख रहा था। मेरे लिए ये बड़ी हैरान कुन बात थी कि जिन लोगों ने यानी पुलिस वालों से मुझे अंदेशा था कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले, वो तो अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन ये पाकिस्तानी जासूस मुझे घूर रहा था जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो। मैं समझा चूंकि मैंने पुलिस की ज़ोदो-कोब से बचाने के लिए बात की है, इसलिए वो मेरा ममनून हो रहा है। मैंने निगाहें दूसरी तरफ कर लीं। सिपाही ने इस नौजवान की गर्दन में पड़े हुए कपड़े को खींचकर इसे आगे बढ़ने का इशारा किया। लोग जय हिंद के नारे लगाते हुए पीछे हट गए। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो गर्दन मोड़े मेरी तरफ देख रहा था। फिर उसने आसमान की तरफ मुंह करके नारा लगाया, दरवेश दरवेश, उह खुदा मुझे बचा लो। उसके मुंह से दरवेश का लफ्ज सुनकर मैं बुरी तरह चौंक पड़ा। उसने दानिस्ता तौर पर यह लफ्ज कहा था। यह मेरा खुफिया शिनाख्ती लफ्ज था जो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के चीफ ने खास तौर पर मुझे दिया था। सिवाय मेरे और उनके ये लफ्ज इस हवाले से किसी और की ज़बान पर नहीं आ सकता था। अगर इस पाकिस्तानी जासूस ने यह लफ्ज मेरे लिए बोला है तो यकीनन उसने मुझे पहचान लिया है। उसे खास तौर पर मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करवा के यहाँ भेजा गया है। इसे मेरी तस्वीर दिखा दी गई होगी। यही वजह है कि ये मुझे टिक टिकी बांध कर देख रहा है। तो क्या ये मेरे लिए कोई खास पैगाम लाया है? सिपाही पाकिस्तानी जासूस को घसीटते हुए दूर ले गए। मुझे उसकी बुलंद आवाज़ अब भी सुनाई दे रही थी, दरवेश दरवेश, ए खुदा मुझे बचाओ। मेरा सारा प्रोग्राम अपसेट हो गया था। अगर मैं एक रात पहले ही बॉर्डर क्रॉस कर जाता तो शायद इस पाकिस्तानी जासूस से कभी मुलाकात ना होती। मुझे यकीन हो चुका था कि ये शख्स मेरे लिए कोई ख़ास पैगाम लाया है और इसे हदायत की गई होगी कि मुझे जनूबी हिंद में तलाश करके वो पैगाम पहुंचाए। फिलहाल बॉर्डर क्रॉस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मेरे सामने अब इस पाकिस्तानी जासूस से मुलाकात करने और फिर
इसे पुलिस की हिरासत से फरार कराने का प्रोग्राम था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाई और कुछ फासला रखकर हजूम के पीछे पीछे चल पड़ा। मैं सड़क पर यूं इधर उधर नजरें डालता गुजर रहा था जैसे कोई स्याह शहर की इमारतों को दिलचस्पी से देख रहा हो। हकीकत में मेरी नजरें हुजूम पर लगी हुई थी। ये इलाका ज्यादा आबादी वाला नहीं था। उदयपुर इतना बड़ा शहर भी नहीं था जैसे राजस्थान के 2 शहर मसलन जयपुर, जोधपुर, अजमेर शरीफ और बीकानेर वगैरह थे। वैसे भी ये इस ऊंचे टीले और रेतले मैदान में फैले हुए शहर का मगरिबी किनारा था। थाना करीब ही था। वहां पहुंचकर हुजूम मुंतशिर हो गया। मैंने दूर से थाने की इमारत को बगौर देखा और अपने होटल में वापस आ गया। अब मेरा लाया अमल बिल्कुल तब्दील हो चुका था। कहां मैं रात को बॉर्डर क्रॉस करने की तफसीलात तैयार कर रहा था और कहां अब मैं इस फिक्र में गलतां था कि इस पाकिस्तानी जासूस को वहां से कैसे निकाला जाए। इस ज़म्न में सबसे अहम बात यह थी कि पाकिस्तानी जासूस से कैसे मुलाकात की जाए। पुलिस वालों से मैं अपना तारुफ बतौर एक्साइज इंस्पेक्टर करा चुका था। अगरचे इस तरह खुले बंदों थाने जाने में कुछ खतरात थे, लेकिन यह गैर मारूफ सा इलाका था और थाना भी छोटा सा था। यहां मैं ये खतरा मोल ले सकता था। ऊपर से शाम हो रही थी। सहराई इलाका होने की वजह से सूरज की नारंगी रोशनी अभी स्याही में तब्दील नहीं हुई थी। समंदर और सहराओं में गरूब होते सूरज की रोशनी बड़ी देर तक रहती है। मुझे शाम का अंधेरा फैलने का इंतजार था। मैं दिन की रोशनी में थाने नहीं जाना चाहता था। एक बात पर मुझे बड़ी हैरानी थी कि वो नौजवान बॉर्डर पर पकड़ा गया था, लेकिन उसके साथ इंडियन बॉर्डर फोर्स का कोई सिपाही नहीं आया था। यह भी हो सकता था कि बॉर्डर से आगे किसी राजस्थानी गांव में सीआईडी वाले ने पकड़ा हो, क्योंकि बॉर्डर के देहात में सीआईडी वाले अक्सर फिरते रहते हैं और जो नई सूरत दिखाई दे उसके पीछे लग जाते हैं। जब शाम का अंधेरा गहरा हो गया और बाजारों और मकानों में बत्तियां रोशन हो गईं, तो मैंने बाजार से मिठाई का डब्बा खरीदा और सीधा थाने पहुंच गया। नीची छत वाले थाने की पुरानी मेज के पीछे थानेदार बैठा इंदराज कर रहा था। एक सिपाही सामने दिलान वाली हवालात के बाहर राइफल लिए पहरा दे रहा था। 2 सिपाही थानेदार के सामने बैठे थे। ये वही सिपाही थे जो पाकिस्तानी जासूस के साथ थे। मैंने जाते ही हाथ जोड़कर थानेदार को नमस्कार किया और मिठाई का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, माशे जी, मैं पाकिस्तानी जासूस को पकड़ने पर आपको धन्यवाद देता हूं और इसी खुशी में ये मिठाई लाया हूं। महाराज, आपने तो कमाल कर दिखाया। ये कमीने पाकिस्तानी जासूस तो हमारे भारत देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। थानेदार की राजपूतों जैसी मूछें थी। उसने ऐनक उतार कर मुझे देखा। सिपाही मुझे पहचान कर बोला, ठाकुर, ये कर्नाटक के एक इंस्पेक्टर हैं। मैंने कुर्सी पर बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, मेरा नाम रतन चंद्रन है। मैं विजयवाड़ा में आजकल एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ। यहाँ अपनी पार्टी के साथ हिरन का शिकार खेलने आया हूँ। मेरी पार्टी 1-2 रोज में जयपुर से यहाँ पहुँचने वाली है। ये मिठाई स्वीकार कीजिए। थानेदार ने मुझसे हाथ मिलाया और मिठाई का डिब्बा अपने आगे कर लिया। वो मेरा शुक्रिया अदा करने लगा। मैंने हवालात की तरफ इशारा करके कहा, यह बड़ा खतरनाक जासूस लगता है, इसकी कड़ी हिफाजत करें। हवालात के अंदर एक मदम बल्ब रोशन था। मैंने साफ देख लिया था कि वो पाकिस्तानी जासूस मेरी आमद से बाखबर हो चुका था। वो दीवार से टेक लगाए बैठा मेरी तरफ ही देख रहा था। थानेदार बोला, चंद्रन जी, ये उदयपुर का गरबी थाना है। यहाँ हवालात के अंदर से चिड़िया भी बाहर नहीं निकल सकती। आप शांत रहें। परसों बॉर्डर फोर्स का कैप्टन आकर इसे जयपुर ले जाएगा। यह मालूमात भी मेरे लिए बड़ी अहम थी कि परसों पाकिस्तानी जासूस को यहाँ से जयपुर भेज दिया जाएगा। मैंने जेब से कीमती सिगरेट निकालकर थानेदार को पेश किया। सिपाहियों को भी सिगरेट पेश किए और उसे सुलगाते हुए बोला, मैंने जयवाड़ा के किसी अखबार में पढ़ा था कि इन दिनों हमारी जमीन पर दुश्मन मुल्क के जासूसों की सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। आपने इस जासूस को पकड़कर भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। थानेदार सिगरेट का कश लगाकर बोला, महाराज, हमारी सीआईडी बॉर्डर के गांव में मौजूद है। ये तो हमारे आदमी को जल देकर निकल जाता, मगर इसकी तलाशी ली गई तो जेब से कागज का एक पुर्जा बरामद हुआ जिस पर 3 हिंसों का एक नंबर लिखा था। थानेदार ने दराज में से एक किताब निकाली और उसमें से कागज का वो पुर्जा निकालकर मुझे दिखाया। इसे पढ़ते ही मेरे जिस्म में जैसे एक सर्द लहर सी दौड़ गई। 3 अंग्रेजी हिंसों वाला ये नंबर वही खुफिया कोड नंबर था जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के चीफ ने मुझे ये कहकर बताया था कि ये मेरा खास और इंतहाई खुफिया नंबर है।
इसने मुझे ये नंबर याद कर लेने को कहा था, अपने पास लिख कर रखने को मना किया था। यह पाकिस्तानी जासूस अभी अनाड़ी था, इसने इस नंबर को लिख कर रखने की अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हमाकत की थी। अब इसमें तो कोई शक्को शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही थी कि यह पाकिस्तानी जासूस था और चौधरी साहब की जानिब से मेरे लिए कोई खास पैगाम लाया था। मैंने कागज का पुर्जा थानेदार के हवाले करते हुए कहा, ठाकुर जी, ये जरूर इसका कोई खास नंबर होगा, इससे उगलवाएं कि इसके दूसरे साथी कहाँ हैं और ये हमारी पवित्र धरती पर क्या करने आया था। थानेदार ने कागज का पुर्जा किताब में रखकर किताब मेज की दराज में डाल दी और मेरे लिए चाय का आर्डर दे दिया। मेरा मकसद हल हो चुका था, वैसे भी मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरना चाहता था, कुछ भी हो सकता था। मैंने उठते हुए मुस्कुराकर थानेदार से हाथ मिलाया और ठाकर जी, चाय आप पर उधार रही, आप मेरे यहाँ आकर चाय पीजिए ना। थानेदार भी उठ खड़ा हुआ। आप उदयपुर में कितने दिन है महाराज? परसों मेरी पार्टी आ जाएगी, फिर आगे शिकार को निकल चलेंगे। आप विष्णु तो नहीं हैं? जी नहीं, मैं विष्णु नहीं हूं, राजपूत आर्या समाजी हूं। तो फिर ठीक है, आपको शिकार का मांस खिलाएंगे। एक बात के बारे में मैं भारत में हमेशा मोहतात रहा करता कि मैंने गोश्त को हमेशा मांस कहा था, क्योंकि भारत का कोई हिंदू गोश्त को गोश्त नहीं कहता, वो उसे मांस कहता है। और अब तो इतनी देर भारत के कट्टर हिंदुआना सूबे में रहते हुए मुझे भी गोश्त को मांस कहने की आदत पड़ गई थी। मैंने थानेदार का नाम पूछा। जी, मेरा नाम ठाकुर सचदेव शर्मा है। बड़ा शुभ नाम है ठाकुर जी। नमस्कार। थानेदार के कमरे से निकलते हुए मैंने मैनी खेज अंदाज में पाकिस्तानी जासूस पर निगाह डाली। वो खुद भी मेरी तरफ देख रहा था। मैंने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली दी कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा। अगरचे अभी तक खुद मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं इसे यहाँ से कैसे निकाल सकूंगा, लेकिन मेरे अंदर छुपा हुआ कमांडो पूरी दलेरी और अपनी तमाम खसूसियात के साथ बेदार हो चुका था और मुझे यकीन था कि मैं अपने साथी को हवालात से निकाल ले जाऊंगा। लेकिन कहाँ ले जाऊंगा, ये अलग परेशान कर देने वाला सवाल था। इस वक्त मैं अपने आप को पाकिस्तानी जासूस नहीं बल्कि एक जानबाज और अपने वतन और अहले वतन की खातिर जान पर खेल जाने वाला कमांडो समझ रहा था। मेरे अंदर इस एहसास के साथ जबरदस्त एतमाद तेवर पैदा हो गया था। ये वो आला तरीन जज्बा था जो मायूसी और शिकस्तगी के नाम से कतन नाआशना था। होटल में पहुंचकर मैंने रात का खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। मेरे पास सिर्फ कल का दिन और कल की रात थी। परसों राजस्थान बॉर्डर फोर्स के कैप्टन ने थाने आकर मेरे पाकिस्तानी साथी को अपने साथ जयपुर ले जाना था। अगर वो एक बार जयपुर पहुंच गया तो फिर शायद मैं भी उसे भारतीय कैद से और उसकी कैद में रहकर इबरतनाक मौत से ना बचा सकूं। मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो मैं मुकद्दस नक्श से काम लेते हुए थानेदार को हुक्म दूं कि वो पाकिस्तानी जासूस को मेरे हवाले कर दे ताकि मैं खुद उसे जयपुर ले जाऊं, या पाकीज़ा नक्श से मदद लिए बगैर किसी दूसरी स्कीम पर अमल करूं। दरअसल ऐसे नाजुक वक्त पर थानेदार पर किसी वजह से नक्श का असर ना हो और उल्टा मैं भी धर लिया जाऊं। आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं पाकिस्तानी जासूस को थाने से निकालने के लिए किसी दूसरी स्कीम पर अमल करूंगा। हाँ, अगर इस स्कीम पर अमल दरामद करने के दौरान ज़रूरत पड़ गई तो ज़रूर इस अजीम नक्श से काम ले लूँगा। अब मैंने दूसरी स्कीम पर गौर करना शुरू कर दिया। इस स्कीम के भी दो पहलू थे, या तो मैं थाने जाते ही तीनों सिपाहियों और थानेदार को हलाक कर दूं, या किसी सूरत इन्हें बेहोश करके अपने पाकिस्तानी साथी को आज़ाद करा लूं। थाने में जाकर 3-4 सिपाहियों और थानेदार को हलाक करना बज़ाहिर नामुमकिन नजर आता था, जबकि वो सब मुसल्ला थे और मेरे पास सिवाय खंजर के और कोई हथियार नहीं था। बेहोश करने वाला ख्याल मुझे बेहतर लगा, बशर्तिया के बेहोश करने वाली दवाई मिल जाए। मेरे पास वक्त भी कम था और शहर से भी नावाकिफ था। किससे बेहोशी की दवा हासिल करूंगा, मैं सोच रहा था। मैं बेचैनी से कमरे में टहलने लगा, 2-3 सिगरेटें फूंक डाली। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक ख्याल आया कि बेहोशी की दवा की जगह कोई मुहलक जहर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं पलंग पर बैठ गया और नई सिगरेट सुलगाकर जहर के बारे में सोचने लगा। उस वक्त मुझे अपना जहरीला सिगार बहुत याद आया। वो मेरे पास होता तो ये सारा मिशन महज 5 मिनट की बात थी, लेकिन मेरे पास ना तो जहरीला सिगार था और ना ही V2 की गोलियां थी कि मैं इस थाने के अमले का ज़हनी तब्दील कर सकता। मुझे DDT और केमिकल खाद की शक्ल में जहर मिल सकता था, मगर ये सब कड़वे जहर थे और पहले घूंट या पहले नवाले पर ही
उल्टा मुझे पकड़वा सकते थे। अगर कोई ऐसा जहर होता, मैं सोच रहा था। एक किरण मेरे ज़हन में चमक उठी। थाने के तीनों सिपाही और खुद थानेदार भी सिगरेट पीता था। अगर मुझे कोई ऐसा जहर मिल जाए जिसको सिरिंज के जरिए सिगरेट के तंबाकू में भर दूं, तो पहला कश ही सिपाही और थानेदार को हमेशा की नींद सुला देगा। मैं उठकर टहलने लगा। ऐसा जहर कहां से मिल सकता था? जाहिर है शहर में मेडिकल स्टोर जरूर होंगे। अब मसला यह था कि अगर उनके पास कोई इस नोयत का मोहलिक जहर हो भी तो वो मुझे नहीं देंगे। इस किस्म का जहर आम आदमी के हाथ फरोख्त करने की इजाज़त नहीं थी। इसका हल यही था कि कोई इंतहाई काबिल एतबार बहाना बनाओ और उसके साथ ही रिश्वत से काम लूँ। मेरे पास 700 रुपये अब भी मौजूद थे। मैंने किसी काबिल एतबार बहाने पर सोच विचार शुरू कर दी। रात को सोने से पहले ये बहाना भी मेरे दिमाग में आ गया। फिर मुझे नींद आ गई। रात के पिछले पहर मेरी आंख खुल गई। जो बहाना या कहानी सोने से कबल सोची थी उसकी नोक पलक संवारी, फिर गुस्ल किया। सुबह की रोशनी फैली तो नीचे आकर नाश्ता किया और अपने कमरे में आकर दिन के 9 बजने का इंतजार करने लगा, क्योंकि दुकानें 9 बजे खुलती थी। पूरे 9:15 बजे मैं शहर के निस्बतन जदीद इलाके की तरफ रवाना हो गया। वहां एक केमिस्ट के बोर्ड की दुकान पर नजर पड़ी तो अंदर जाकर नमस्कार किया। दुकानदार नौजवान लड़का था जिसने कमीज पतलून पहन रखी थी। वो एक गाहक को टैबलेट पैकेट लिफाफे में पैक करके दे रहा था। मेडिकल स्टोर में काफी ज्यादा भारी मिकदार में मेडिसिन पड़ी हुई थी। जब गाहक चला गया तो नौजवान दुकानदार ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा कर पूछा, जी ठाकुर साहब क्या चाहते हैं? मैंने चेहरा पहले ही बड़ा उदास बना रखा था। एक सर्द आह भरी और उसके काउंटर पर कूनियां टेक कर सर झुका लिया। दुकानदार ने कुछ परेशान होकर पूछा, ठाकुर तबीयत खराब है आपकी? मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, भाई जी क्या बताऊं, अजीब परेशानी में फंस गया हूं, आप मेरी क्या मदद कर सकते हैं? जब मैं अपनी ज्यादा परेशानी का उस नौजवान पर असर डाल चुका तो उसे जो कहानी सुनाई वो ये थी कि मैं जोधापुर का बैंक में मैनेजर हूँ। मेरी बीवी को अजीब बीमारी हो गई है। हर हफ्ते आधी रात को एक काला नाग आता है और मेरी बीवी की टांग को सूंघ कर चला जाता है। मैं उसे मारने लगता हूँ तो वो न जाने कहाँ गायब हो जाता है। उसका कुछ पता नहीं चलता कि किधर से आता है और किधर गायब हो जाता है। अब मांदरियों और पंडितों ने मुझे ये कहकर सांप को मारने से रोक दिया है कि वो नाग देवता है, उसे मारोगे तो तुम्हारी बीवी भी मर जाएगी। मैं आपकी तरह पढ़ा लिखा मॉडर्न किस्म का आदमी हूँ, इन बातों पर मेरा विश्वास नहीं है। मेरी पत्नी एक ही महीने में सूख कर कांटा हो गई है। मैं जानता हूं कि ये एक खास किस्म का सांप होता है जो अगर इत्तेफाक से किसी औरत का जिस्म सूंघ ले तो उसे दोबारा सूंघने जरूर आता है और इसकी सांसों के असर से वो औरत कमजोर होते होते एक दिन मर जाती है। आप मेरी मदद कीजिए, मुझे कोई ऐसी तेज दवा दे दीजिए जिसे मैं अपनी बीवी की पिंडली पर लगा दूं और सांप उसे सूंघने से मर जाए। अपनी मन गढ़ंत कहानी मैंने कुछ ऐसे दर्द भरे लहजे में सुनाई कि नौजवान हिंदू केमिस्ट बहुत मुतासर हुआ। मैंने आंखों में मगरमच्छ के आंसू लाते हुए कहा, भाई जी आप भी पढ़े लिखे और वैज्ञानिक नौजवान हैं, मेरी पत्नी की जान बचा लें, नहीं तो उसकी मौत हो जाएगी और मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हिंदू केमिस्ट सोच में पड़ गया। फिर उसने अलमारी में भरी हुई मुख्तलिफ दवाइयों पर नजर डाली और कुछ सोचकर बोला, मेरे पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है, परंतु आप जरा ठहरें, मैं एक दुकान से आपके मतलब की एक शय मंगवा लेता हूँ। उसने मेरे सामने किसी दुकानदार को फोन किया और किसी आर्सेनिक का नाम लिया। फिर फोन बंद करके बोला, मेरे दोस्त की दुकान करीब ही है, वो आर्सेनिक दवाइयाँ फरोख्त करता है, वो जो दवाई भेज रहा है उससे सांप अवश्य मर जाएगा लेकिन आपकी पत्नी की जान बच जाएगी। फिर वो हिंदुओं की जहालत और पंडितों की अहमकाना रसूम के खिलाफ बोलने लगा। इतना में एक आदमी ने उसे एक छोटी सी शीशी ला कर दी। नौजवान केमिस्ट ने शीशी मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसमें थोड़ा सा सफूफ है, इसे आप अपनी धर्म पत्नी की टांग पर थोड़ा सा तेल लगाकर मल दें। भगवान ने चाहा तो सांप उसका सिर्फ एक ही सांस खींचने के बाद तड़प तड़प कर मर जाएगा। हाँ, भाभी जी की टांग पर पहले थोड़ा सा सरसों का तेल लगाना ना भूलिए, क्योंकि ये जहर कहीं उनकी पिंडली में ना उतर जाए। मुझे रिश्वत देने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। मैंने जेब से 100 रुपए का नोट निकाल कर काउंटर पर रख कर उसका शुक्रिया अदा करने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं ठाकुर जी, इसकी जरूरत नहीं, ये तो अपुन की बात है, मैंने आर्सेनिक मुफ्त ही मंगवाया है।
मैंने हाथ जोड़कर नमस्कार कहा और जहर की शीशी जेब में डालकर चला। मैं बड़ा खुश था, एक मसला हल हो गया था। अभी कई मसले मेरे सामने थे। सबसे बड़ा ये मसला था कि अगर मैं अपने पाकिस्तानी साथी को निकाल कर ले जाने में कामयाब हो गया तो उसे कहाँ ले जाऊंगा। बॉर्डर की तरफ ले जा नहीं सकता था और शहर के पीछो खम से भी नावाकिफ था। ले दे के यही रास्ता समझ में आया कि इसे लेकर अहमदाबाद की तरफ निकल जाऊं और सहराई जंगल में किसी जगह छुप कर बैठ जाऊं, इससे सीक्रेट सर्विस का पैगाम पूछूं और फिर हम दोनों पंजाब या जम्मू की तरफ इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करें। एक दूसरी केमिस्ट शॉप से मैंने एक सिरिंज और आला तरीन भारतीय सिगरेटों का एक पैकेट खरीदा। होटल के कमरे में आकर डिबिया में से ऊपर वाले 5 सिगरेट निकाल कर सामने रख ली। शीशी का ढक्कन खोल कर देखा, शीशी में जर्द रंग का सफूफ था। उसे भी मैंने कागज के एक टुकड़े पर उलट दिया। सुरंज की सुई से एक सिगरेट के अगले हिस्से के तंबाकू को मैं छोटा सा मगर गहरा सुराख किया। इसमें सुई की मदद से ही जहरीला सफूफ उठाकर उसमें अच्छी तरह भरा और माचिस की तीली से तंबाकू की सतह को इस तरह बराबर कर दिया कि देखने से मालूम ही नहीं होता था कि इसमें इंतहाई मोहलक जहरीला सफूफ भर दिया गया है। यूं ही मैंने वो सफूफ चारों सिगरेटों में डालकर उनकी सतह हमवार कर दी। फिर 5वें सिगरेट को डिबिया में डालकर पैकेट बंद करके जेब में रखा। सुरेंज की सुई को मैंने तोड़ दिया, लेकिन जहरीला सफूफ दोबारा शीशी में डालकर शीशी जैकेट की जेब में रख ली। दोपहर का खाना खाकर मैं लारियों के अड्डे पर आ गया। यहाँ कुछ टैक्सियां भी मौजूद थीं। मैंने वहां से एक टैक्सी ली। टैक्सी में बैठा। उसका ड्राइवर शक्ल ही से बड़ा अहमक सा लगता था, वैसे भी वो दुबला पतला सा था। मैं उसके पास गया, जाकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया और कहा, भाई जी मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो अस्पताल जाने से डरती है, तो भाई जी मैंने सोचा है कि जब दर्द का दौरा शुरू हो तो उसे टैक्सी में डालकर अस्पताल ले जाऊं। इस वक्त वो बेहाल होगी, इनकार ना कर सकेगी। ड्राइवर बीड़ी का कश लगाकर बोला, ठाकुर तुम अस्पताल वालों की गाड़ी क्यों नहीं मंगवा लेते? मैंने फौरन कहा, भाई जी कोई पता नहीं कि कब दर्द शुरू हो जाए, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है, आप मुझे अपने घर का पता दे दें, अगर आज रात ज़रूरत पड़ी तो आपको खबर कर दूंगा। लीजिए 100 रुपये रख लीजिए, बाकी 200 उस वक्त अदा करूंगा। ड्राइवर 100 रुपये लेकर बड़ा खुश हुआ और बोला, ये गाड़ी मेरी तो नहीं है ठाकुर, परंतु घबराओ नहीं, मैं आज रात गाड़ी अपने पास रख लूंगा। तुम मुझे अपना घर क्यों नहीं दिखा देते, मैं रात को वहां पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा, भाई जी कोई पता नहीं कब दौरा पड़ जाए, आप यूं ही मेरे घर के आगे बैठे रहें, मैं खुद ही आपके घर जाकर इतला दे दूंगा। वैसे सामने वाले बाजार में मेरा घर है। टैक्सी ड्राइवर पर मेरे 100 रुपए ने बड़ा असर किया था। फिर मेरे 200 रुपयों का भी पेश वक्त काफी असर हो चुका था। एक तरफ इशारा करके बोला, ठाकुर वो जो मंदिर है उसके पीछे वाली गली में मेरा मकान है, चलो आपको दिखाए देता हूँ। उसने बीड़ी फेंकी और मुझे टैक्सी में बिठाकर मंदिर की तरफ चला। उसका मकान मंदिर के अकबी गली का पहला मकान था। बस जी यहाँ आकर दरवाज़ा खटका दें, मैं दरवाजे के पास ही चारपाई पर सोता हूँ। वो वहां से पैदल ही दूसरी तरफ से होकर अपने होटल की तरफ चल पड़ा। चौक में आकर हलवाई की दुकान से मिठाई का एक डब्बा खरीदा और होटल में संभाल कर रख लिया। अब मुझे रात होने का इंतजार था। टैक्सी ड्राइवर का घर का रास्ता मैंने अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लिया था। ये सारा ताना बाना उस बुनियाद पर बुना जा रहा था कि मैं थाने में अपना मिशन पूरा करने में कामयाब हो जाऊंगा। रात का खाना खाकर मैं पैकेट से सिगरेट निकाल कर पीने लगा तो फौरन ही ख्याल आ गया और मैंने जल्दी से पैकेट जेब में डाल दिया। नीचे बाजार में आकर सिर्फ एक सिगरेट खरीदी और उसे सुलगा कर होटल में आ गया। होटल के कमरे में टेलीविजन पर राजस्थानी प्रोग्राम आ रहा था। ये प्रोग्राम जयपुर से आ रहा था। 9 बजे मैंने ऊपर अपने कमरे में आकर अपनी तमाम चीजें चेक की। सुधा रगनी का दिया हुआ सांप का मनका, गले का मुकद्दस नक्श, जहर की शीशी, सिगरेटों का पैकेट, खंजर, लाइटर, करेंसी नोट, सब कुछ मेरे पास मौजूद था। बाथरूम में घुसकर मैंने अच्छी तरह गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, अपनी सारी चीज़ों को एक एक करके फिर चेक किया। फिर मेरे पास घड़ी नहीं थी। नीचे जाकर वक्त देखा, वहाँ थोड़े से स्नैक्स खाए और चाय पी। थोड़ी सी मछली एक पैकेट में बंधवा ली। दीवार पर लगे क्लॉक की सुइयां रात के 10 बजा रही थी। मैं ऊपर कमरे में आ गया। मेरा कमांडो मिशन शुरू होने में थोड़ी देर ही बाकी रह गई थी। रात को 11:15 बजे होटल वाले नीचे की दुकान बंद कर देते थे। जब मुझे नीचे दुकान और होटल का दफ्तर बंद करने की आवाज आई तो मैं उठ बैठा। बाथरूम में जाकर चेहरे पर पानी का छींटा मारा। बाहर आकर हर शय को एक बार फिर चेक किया और खिड़की से झांक कर देखा।
होटल वाला दुकान बंद करके अपने कमरे में जा चुका था। मेरा कमांडो मिशन शुरू हो गया था। मैं मछली और मिठाई का डिब्बा उठाए सीढ़ियां उतरकर बाजार में आ गया। वहां से पैदल ही थाने की तरफ चल दिया। कमांडो मिशन के एहसास ने मेरे अंदर एक नाकाबिले शिकस्त और वलवला बेदार कर दिया था। मैं उस वक्त अपनी राह में हायल पहाड़ से भी टकरा कर उसे रेजा रेजा कर सकता था। दूर से पुलिस की चौकी के बाहर एक कमजोर सा बल्ब जलता दिखाई दिया। मैंने अपनी रफ्तार और तेज कर ली। थाने के दरवाजे का एक पट खुला हुआ था। यह अच्छी बात थी। शहर की सड़कें वीरान और खामोश थी। कई मकानों की बत्तियां गुल हो चुकी थी। मैं इत्मीनान से चलता थाने में दाखिल हो गया। क्या देखता हूं कि चौकी इंचार्ज ठाकर सचदेव शर्मा की जगह कोई दूसरा अधेड़ उम्र थानेदार बैठा रजिस्टर्ड पर झुका ऊँग रहा है। वही 2 सिपाही उस वक्त भी मौजूद थे। हवालात के दरवाजे पर भी एक सिपाही पहरा दे रहा था। हवालात में धीमी रोशनी वाला बल्ब रोशन था। मेरा साथी पाकिस्तानी जासूस ऊँग रहा था। वो मुझे बीमार सा लग रहा था। मैंने जाते ही चूंकने की अदाकारी करते हुए पूछा, अरे ठाकुर सचदेव जी कहाँ चले गए? मालूम होता है आज उनकी ड्यूटी नहीं। मेरा नाम राथन है। ठाकुर जी शर्मा मेरे दोस्त हैं। मैंने नए इंचार्ज को नमस्कार करते हुए हाथ बढ़ाया। उसने उठकर मुझसे हाथ मिलाया। मैंने मिठाई का डिब्बा उसके सामने रख दिया और सिपाही से कहा, महाराज सुबह फोन पर मैंने ठाकुर जी से वादा किया था कि उनके बच्चों के लिए मिठाई लाऊंगा। हुआ ये कि मैं सिनेमा देखने चला गया। वहां बैठे बैठे अचानक ख्याल आया कि मैंने तो शर्मा जी से मिठाई लाने का वादा किया था। बस फौरन सिनेमा हॉल से उठा और मिठाई लेकर सीधा यहाँ आ गया। सिपाही मुस्कुराने लगे। एक सिपाही ने नए थानेदार से मेरा तारुफ कराया। मैंने कहा, ठाकुर जी दरअसल ये मिठाई इस खुशी में लाया हूं कि आपने एक पाकिस्तानी जासूस पकड़ा है। लीजिए आप भी मिठाई खाइए। मैं डिब्बा खोलने लगा तो नया थानेदार बोला, ना महाराज ये शर्मा जी के बच्चों के लिए है। ये हम फिर खा लेंगे आपसे। मैंने मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में कहा, प्यारे वो वक्त कभी नहीं आएगा। मैंने जल्दी से कहा, चलिए आपके लिए मैं सुबह मिठाई ले आऊंगा। मैंने कहा, हम तो पुलिस कर्मचारियों के दासी हैं। एक्साइज में रहते हुए पुलिस से बड़ी दोस्ती हो गई है। कभी आइए ना हमारे प्रांत में भी। इस दौरान मैं अपनी जेब से उनकी मौत का सामान निकाल चुका था। मैंने सिगरेट की डब्बियां खोलते हुए कहा, तो फिर लीजिए सिगरेट ही पी लीजिए महाराज। आला किस्म के सिगरेटों का एक पैकेट देखकर थानेदार ने अपनी सिगरेट फौरन फेंक दी। मैंने उठकर डिब्बिया में से जहरीली सिगरेटें आगे करके एक एक सिगरेट थानेदार और दोनों सिपाहियों को पेश कर दी। जब मैं मुड़ा तो देखा थानेदार ने माचिस जला ली थी और अपनी सिगरेट सुलगाने के बाद दूसरे सिपाहियों की सिगरेटें सुलगा रहा था। उसने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए शायद बहुत ही हल्का कश लिया था या सिगरेट का धुआं अपने हुलक में नहीं ले गया था। मामला खतरनाक था। मैं दोबारा हवालात के सिपाही की तरफ मुड़ा और जल्दी से लाइटर जलाकर उसके मुंह के आगे कर दिया। हवालात वाले सिपाही ने सिगरेट सुलगाते हुए पूरा कश खींच लिया। उसके साथ ही सिगरेट उसके होंठों से निकल गई और वो बगैर आवाज निकाले अपने गले को मसलने लगा और यूं बार बार मुंह खोलने और बंद करने लगा जैसे उसे सांस लेने में दुश्वारी पेश आ रही हो। मैंने तेजी से पलट कर देखा, थानेदार और दोनों सिपाही मुर्दा पड़े थे। जहर अपना काम कर चुका था। थानेदार का सर मेज पर झुका हुआ था और दोनों सिपाहियों की गर्दनें भी एक तरफ को ढिलक गई थी। फिर धड़ाम की आवाज के साथ हवालात का सिपाही भी फर्श पर गिर गया। किस कदर खतरनाक जहर था कि इसने 2 सेकंड के अंदर अंदर 4 आदमियों को मौत की वादी में धकेल दिया था। अब मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। इस दौरान में मेरा पाकिस्तानी साथी उठकर सलाखों के पास आ गया था। उसने खुश्क सी घबराई हुई आवाज में कहा, चाबी सिपाही की पेटी में मौजूद है। मैंने मुर्दा सिपाही की पेटी में से चाबी निकाली और हवालात का ताला खोलते हुए थाने के नीमवा दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खाली था। मैंने पाकिस्तानी जासूस से कहा, चलो जल्दी से बाहर निकल जाओ। मैं लपक कर थानेदार की मेज की तरफ गया और वहां से मछली और मिठाई के पैकेट उठा लिए। फिर दरवाजे के बैरक में रुक कर बाहर देखा। बाजार इस तरह सुनसान पड़ा था। मैं पाकिस्तानी जासूस को अपने पीछे आने का इशारा करते थाने से निकल आया। वो पाकिस्तानी जासूस मेरा हम उम्र ही था मगर जिसामत में मुझसे जरा कम था। थाने की मार और लोगों के जदो कोब करने की वजह से वो बीमार सा मालूम होता था। उसकी आंख पर नीला दाग अभी तक मौजूद था। हम कहाँ जा रहे हैं? उसने पूछा। अभी खामोश रहो, मैंने कहा। मगर वो फिर बोला, मैंने तुम्हें फौरन पहचान लिया था कि तुम ही वो दरवेश हो। मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था। मैंने उसे डांट दिया, तुम खामोश नहीं रह सकते, अहमक कहीं के। वो चुप हो गया।
मुझे एक खतरा था कि रास्ते में कहीं राउंड लगाता कोई सिपाही न मिल जाए, लेकिन अब मैंने उसे भी रास्ते से हटा देने का फैसला कर लिया था, क्योंकि अब मैं जासूस की बजाय एक खूनख्वार कमांडो बन चुका था। चौक में हलवाई की दुकान अब तक खुली हुई थी। मैं बाजार के दूसरी तरफ निकल आया। वहां सामने मेरा होटल था जो बंद पड़ा था, फिर भी मैं उससे कुछ फासले से होकर गुजरा। लारियों का अड्डा भी सुनसान पड़ा था। एक जानिब वो मंदिर था जिसके अकब में टैक्सी ड्राइवर का घर था। मंदिर की अकबी गली में पहुंचते ही ड्राइवर के मकान के बाहर टैक्सी खड़ी नजर आ गई, जिसका रुख सड़क ही की जानिब था। मेरे दिल में ख्याल आया, जब टैक्सी यहाँ मौजूद है तो ड्राइवर को जगाने की जरूरत क्या है, कहीं वो बेचारा ख्वाह मुखा हमारे हाथों ना मारा जाए। मैंने अपने साथी से सरगोशी में कहा, हमें ये टैक्सी लेकर जानी है, खामोशी से मेरे पीछे आओ। मैंने करीब जाकर देखा, टैक्सी के दरवाजे मुकफ्फल थे और शीशे चढ़े हुए थे। पुरानी टैक्सी थी। मैंने जेब से खंजर निकालकर खिड़की के शीशे का रबड़ उखाड़ा और शीशा नीचे कर दिया, फिर अंदर हाथ डालकर दरवाज़ा खोल दिया। हम दोनों जल्दी से टैक्सी में घुस गए। अब एक दूसरी मुश्किल पेश आई, गाड़ी का इंजन कैसे स्टार्ट करें। मैंने अपने साथी के कान में कहा, ज़रा नीचे उतरकर इसे धक्का लगाओ। उसने पूरा जोर लगाकर धक्का लगाया तो गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे सरकने लगी। मैं उसे सड़क पर ले आया। अब मैंने उससे कहा कि बोनट उठाकर इंजन स्टार्ट करो, और उसने ऐसा ही किया। मैंने रेस दी तो इंजन एक गिड़गिड़ाहट के साथ स्टार्ट हो गया। अगर टैक्सी का ड्राइवर बेदार हो जाता तो भी हमें नहीं पकड़ सकता था। मैंने टैक्सी को गियर से निकालकर पहला गियर लगाया और एक्सीलेटर दबा दिया। मेरा साथी लपक कर मेरे पास आ बैठा। गाड़ी ने धुआं छोड़ा और वीरान सड़क पर दौड़ने लगी। मैं इस सड़क से शनासा था। यही वो सड़क थी जिससे होकर मैं अहमदाबाद से उदयपुर के लारियों के अड्डे में दाखिल हुआ था। गाड़ी अगरचे पुरानी थी, लेकिन इसका इंजन बड़ी ठीक ठाक हालत में था। मैंने गाड़ी को 70 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार पर छोड़ दिया। मेरे साथी ने कहा, हम इस सड़क पर महफूज नहीं हैं। अगरचे टैक्सी वाले की आंख ना भी खुली हो तो थाने में जो हम 3 सिपाहियों और थानेदार का खून कर रहे हैं वो छुपा नहीं रह सकता। हो सकता है पुलिस की कोई जीप हमारे ताक़ुब में इस सड़क पर चल पड़े। इसके अलावा अगले शहर की पुलिस चौकी को हमारे बारे में खबरदार किया जा सकता है और हम आगे पकड़े जा सकते हैं। जिन खदशात का इजहार मेरा साथी कर रहा था उन पर मेरी भी नज़र थी। मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? अमजद। और मेरा कोड नाम? वो एकदम खामोश हो गया, फिर मेरी तरफ रुख करके बोला, तुमने मुझे अपना कोड नंबर नहीं बताया, अगरचे तुम्हारी शक्ल उसी तस्वीर जैसी है जो मुझे इस्लामाबाद में चौधरी साहब ने दिखाई थी, लेकिन उन्होंने तुम्हें जो नंबर दिया था वो मालूम करना जरूरी है। मैंने अपना 3 हिंसों वाला नंबर उसे बता दिया और वो मुतमईन होकर बोला, मेरा कोड नाम शहीद है। मैंने कहा, अब बताओ कि चौधरी साहब ने क्या पैगाम देकर तुम्हें मेरे पास भेजा है, क्योंकि हो सकता है कि हम पुलिस के नरगे में फंसकर एक दूसरे से बिछड़ जाएं और फिर न जाने कब मिलें और मिल भी सकें या नहीं। अमजद ने मुझे वो पैगाम देना शुरू किया जो पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस के चीफ ने उसे मुझ तक पहुंचाने के लिए कहा था। दुश्मन हमसाया मुल्क ने हमारे मुल्क के इंतहाई काबिल और न्यूक्लियाई साइंस में हरफ व आखिर साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी नौजवान लड़की मिस नौरीन को अगवा कर लिया है। पाकिस्तानी साइंसदान डॉक्टर अफरीदी के पास एक कीमती फार्मूला है जो उसकी बरसों की मेहनत का नतीजा है। दुश्मन मुल्क अपने एटमी मंसूबे को मुकम्मल करने और पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार बनाने के लिए डॉक्टर अफरीदी के एटमी फार्मूले से काम लेना चाहता है। डॉक्टर अफरीदी की बेटी को इसलिए अगवा किया गया है ताकि डॉक्टर अपनी बच्ची की जिंदगी की खातिर दुश्मन के इशारों पर चलने के लिए मजबूर हो जाए। मेरे लिए क्या हुक्म दिया है? मैंने पूछा। तुम्हें यह ड्यूटी सौंपी गई है कि जिस तरह भी हो सके डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी मिस नौरीन को दुश्मन की कैद से निकालकर मुंबई शहर में मुकीम एक पाकिस्तानी एजेंट के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, दुश्मन मुल्क के जासूस हमारे साइंसदान और उसकी बेटी को अगवा करके ले गए और आप लोग मुंह देखते रह गए। ये सब कुछ एक ऐसी गहरी साजिश के तहत हुआ कि किसी को कानो कान खबर न हो सकी। बहरहाल ये तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला डॉक्टर और उसकी बेटी को दुश्मन की कैद से निकालकर पाकिस्तानी एजेंट के पास मुंबई पहुंचाने का है, क्योंकि बावर किया जाता है कि डॉक्टर अफरीदी से काम निकालने के बाद दुश्मन उसे उसकी बेटी समेत हलाक कर डालेंगे। सामने से किसी ट्रक की रोशनियां नजर आई। मैंने टैक्सी की रफ्तार कम करके उसे एक तरफ कर लिया। ट्रक गुजर गया तो मैंने अमजद से पूछा, क्या कुछ खबर है कि डॉक्टर अफरीदी को किस शहर में
और किस जगह ले जाकर कैद में रखा गया है? हाँ, अमजद बोला, हमारी इंटेलिजेंस सिर्फ इतना ही बता सकी है कि अहमदाबाद और बड़ौदा के दरमियान दारावार का एक घना और खतरनाक जंगल है। इस जंगल में दुश्मन ने एक पुराने किले के खंडर में नीचे खुफिया लेबोरेटरी कायम कर रखी है। डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी उसी जेर जमीन लेबोरेटरी में कैद है। वो लेबोरेटरी कोई एटमी सेंटर नहीं है और ना ही वहाँ कोई एटमी रिएक्टर लगा हुआ है, लेकिन एटमी प्रोसेस के सिलसिले में इब्तिदाई काम वही होता है। हमारी इंटेलिजेंस को इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं हो सका। हमारी टैक्सी वीरान सड़क पर 60 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही थी। मैंने अमजद से मुंबई में मुकीम पाकिस्तानी एजेंट के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने बताया उसकी उम्र 50 बरस, कद दरमियाना, रंग सावला और बालों में सफेदी है। असल नाम अब्दुल रहमान, सियालकोट का रहने वाला, 15 साल से मुंबई में हकीम सुलेमान शाह के नाम से चरनी रोड पर मुत्तिब कर रहा है। उसने शादी नहीं की। उसने आवाम की भलाई के लिए दुकान के एक हिस्से में छोटी सी अखबार लाइब्रेरी बना रखी है। उसी दुकान के पीछे उसका मकान है जहां वो रहता है। उसका खुफिया कोड नाम नीला मरवारीद है। क्या तुम्हें यह सब कुछ याद रहेगा? ये सब कुछ मेरे ज़हन के कंप्यूटर में महफूज हो चुका है, मैंने कहा। फिर उससे बड़ा अहम सवाल किया कि उसका काम अब क्या रह गया है और वो क्या चाहता है। मुझे तो सिर्फ पैगाम पहुंचाना था, जो पहुंचा दिया। अब आगे तुम्हारा मिशन शुरू होगा। मैं वापस चला जाऊंगा। मैंने कोई जवाब न दिया क्योंकि मुझे अकबी आईने में पीछे से आती हुई गाड़ी की रोशनियां नजर आ रही थी। अमजद बेचैनी से बोला, सवाल ये है कि अब हम किस तरफ जा रहे हैं? अब तक तो सिपाहियों के कत्ल और मेरे फरार का इल्म सबको हो चुका होगा। मैंने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है ताकब शुरू हो चुका है। क्या? अमजद ने चौंक कर पीछे देखा। पिछली गाड़ी की रोशनियां काफी करीब आ गई थी। अगर ये पुलिस की गाड़ी है तो हमारे पास तो कोई असला भी नहीं है। गाड़ी को इधर वीराने की तरफ मोड़ लो, मैंने आहिस्ता से कहा। अमजद, तुम खामोश रहो और मैं जो कुछ करूं मुझे करने दो। मैंने टैक्सी सड़क से उतार कर एक दरख्त के नीचे खड़ी कर दी और अमजद से कहा, फौरन बोनेट उठाकर ऐसा जाहिर करना शुरू कर दो जैसे इंजन में कोई नुक्स पैदा हो गया हो। पिछली गाड़ी करीब आती जा रही थी। अमजद ने ऐसा ही किया। मैं टैक्सी से निकला और झुक कर चलता हुआ गाड़ी से 10 कदम पीछे सड़क के किनारे रेत के एक ढेर के पीछे छुप गया। मुझे यकीन था कि यह पुलिस की गाड़ी है, लेकिन मेरा अंदाजा गलत निकला। वो एक फौजी जीप थी जिसमें 2 फौजी सवार थे। जीप मेरे करीब से गुजरकर टैक्सी के करीब रुक गई। जीप में बैठे ही बैठे एक फौजी ने बुलंद आवाज में पूछा, क्या बात है जवान? अगर पेट्रोल खत्म हो गया है तो हमसे ले लो। मेरे ज़हन से आधा बोझ उतर गया। इन फौजियों को हमारे बारे में कुछ इल्म न था, वरना वो यूं इत्मीनान से हरगिज न बैठे रहते। अब मेरे ज़हन में एक नई स्कीम आई। दूसरी जानिब से अमजद ने हिंदी में जवाब दिया, महाराज, इसका फ्यूल पंप काम नहीं कर रहा। उजाड़ जंगल है। सवारी उतार कर गाँव जा रहा था, फंस कर रह गया हूँ। ठहरो, मैं देखता हूँ। यह कहकर एक फौजी अफसर जीप से उतरकर टैक्सी की तरफ बढ़ा। जीप पर छत नहीं थी। दूसरा फौजी ड्राइविंग सीट पर ही बैठा रहा। मुझे उसका धुंधला सा खाका नजर आ रहा था। वो बिल्कुल अटेंशन बैठा था। उससे मालूम हुआ कि उसका साथी कोई अफसर है। इतने में अमजद की आवाज सुनाई दी, महाराज, गाड़ी के इंजन में अब दम नहीं रहा। आप अपने आप को तंग न करें, मैं खुद ही ठीक कर लूंगा। मैं अपनी स्कीम को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार हो गया। मुझे इनमें से एक फौजी की वर्दी, पिस्तौल और जीप की जरूरत थी, क्योंकि टैक्सी हमारे जुर्म का सबसे बड़ा सबूत थी और हम किसी वक्त भी पकड़े जा सकते थे। मैं टीले के अकब से निकलकर जीप की तरफ रेंगने लगा। खतरा सिर्फ ये था कि कहीं पीछे से कोई गाड़ी ना आ जाए, लेकिन सड़क बिल्कुल तारीक थी। जीप से चंद फीट दूर मैंने अपना खंजर निकाल लिया और उठ खड़ा हुआ। फौजी जीप में इसी तरह अकड़ा बैठा था और उससे चंद कदम दूर उसका अफसर टैक्सी के इंजन पर झुका उसे चेक कर रहा था। मैं एक ही जस्त में फौजी के सर पर पहुंच गया। उसके हल्क से हल्की सी आवाज भी ना निकल सकी, क्योंकि उसकी गर्दन मेरे बाएं बाजू के शिकंजे में थी। मैंने कसदन खंजर इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरह उसकी वर्दी खून में लुथड़ जाती। मेरे बाजू का एक ही झटका उसकी गर्दन का मनका तोड़ने के लिए काफी था। फिर मैंने उसे इस तरह आगे की तरफ झुका दिया जैसे वो स्टीयरिंग पर सर रखे सो रहा हो। मैं जीप के उकब से रेंगता हुआ टैक्सी के बाएं पहलू की तरफ आ गया। उसी वक्त फौजी अफसर रुमाल से हाथ साफ करता हुआ अपनी जीप की तरफ बढ़ा और बोला, ओए तुम फिर सो गए परसराम। जीप के पास जाकर उसने अपने ड्राइवर को झंझोड़ा तो वो सीट पर लुढ़क गया। अफसर ने फौरन पिस्तौल निकाल लिया। वो हमारी तरफ घुमा ही था कि मेरे हाथ से खंजर धन की आवाज से निकला और उस अफीसर की गर्दन में पैवस्त हो गया। उसने गोली चला दी।
रात की धुंधली रोशनी में मैंने देखा कि उसका एक हाथ गर्दन पर था और वो खंजर निकालने की कोशिश में चक्कर खा रहा था। उसने चकराते और लड़खड़ाते हुए एक फायर और कर दिया। हम दोनों टैक्सी के पीछे छुपे ये खूनी मंजर देख रहे थे। उसने अपनी गर्दन से खंजर निकाल लिया और लड़खड़ाता हुआ टैक्सी की तरफ बढ़ा। मैंने अमजद से कहा, दरख्त के पीछे हो जाओ। अमजद भागकर दरख्तों के अकब में चला गया। फौजी अफसर ने एक फायर और किया, लेकिन अब पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। वो टैक्सी के करीब आकर गिर पड़ा। मैं अपनी जगह दुबका क्योंकि पिस्तौल अभी तक उसके हाथ में था और वो मरा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मैं अमजद को अपने पीछे आने का इशारा करके जीप की तरफ बढ़ा। फौजी ड्राइवर की लाश को एक तरफ धकेल कर मैंने स्टीयरिंग संभाल लिया, फिर जीप स्टार्ट करके टैक्सी की तरफ ले गया और जीप फौजी अफसर के ऊपर से गुजार दी। किसी किस्म की कोई चीख नहीं सुनाई दी और ना ही कोई गोली चली। थोड़ी दूर जाकर मैंने जीप रोक दी और मैं और अमजद जीप से उतरकर सड़क के किनारे जमीन पर लेट गए। हमारी आंखें अंधेरे में सड़क पर पड़े मुर्दा मेज पर जमी हुई थी। शदीद जख्मी हालत में पड़े हुए इंडियन फौजी का जिस्म बेहिस्सो हरकत था। सड़क पर जूं की चाल से रेंगना मैं उसके करीब पहुंचा ही था कि मुझे दूर सड़क पर उदयपुर से आती किसी गाड़ी की रोशनी नजर आई। ये एक और खतरे का निशान था। मैंने झपट्टा मारकर पिस्तौल पर कब्जा किया। फौजी खत्म हो चुका था। मेरा खंजर कुछ फासले पर सड़क पर गिरा हुआ था। मैंने उसे उठाकर लाश की वर्दी से पूंछा और अमजद को आवाज दी, कोई गाड़ी आ रही है, अभी रोशनी नजर आ रही है और उसके आने से पहले पहले इसे ठिकाने लगाना है। हमने पहला काम यह किया कि सड़क पर से खून में लथपथ भारतीय फौजी अफसर की लाश घसीट कर दरख्तों के पीछे रेत पर डाल दी। उसके बाद जीप को स्टार्ट करके दरख्तों के पीछे ले गए। फिर कच्चे रास्ते पर से रेत उठाकर उस जगह डाल दी जहां सड़क पर इंडियन फौजी का खून जमा हुआ था। उदयपुर से आने वाली गाड़ी की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही थी। ये कोई वैगन, ट्रक या पुलिस की गाड़ी भी हो सकती है। हमने टैक्सी को भी दरख्तों के पीछे खड़ा कर दिया। मैंने पिस्तौल का चैम्बर खोलकर अंधेरे में उसे गौर से देखा। उसमें अभी 4 गोलियां मौजूद थी। हम भागकर फौजी जीप के पास आ गए और दूसरे फौजी की लाश घसीटकर नीचे झाड़ियों में डाल दी तो देखा कि उसकी बेल्ट के साथ भी पिस्तौल लगा था। मैंने वो पिस्तौल निकाल कर अमजद को थमा दिया। दरख्तों के पीछे मोर्चा लगाकर बैठ जाओ, अगर ये पुलिस की गाड़ी हुई तो 2-4 को मार कर मरेंगे। एक दरख्त के पीछे अमजद और दूसरे दरख्त के पीछे मैं मोर्चा लगाकर बैठ गया। गाड़ी की रोशनियां साफ नजर आने लगी थी। ये रोशनियां हमारे लिए मौत का प्याम्बर भी हो सकती थी। अगर इसमें पुलिस होती तो हम ज्यादा देर तक इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे और छुपने की भी कोई जगह नहीं थी। इन दरख्तों के पीछे रात की गंभीर तारीकी में दूर तक फैला हुआ मैदान था। यहाँ हम असला खत्म होने के बाद पुलिस की राइफलों से कहां तक अपनी जान बचा सकते थे। बहरहाल मैंने अपनी मौत को कबूल कर लिया था और यही सोच रखा था, एक भी गोली बेकार नहीं जाने दूंगा। 3 गोलियों से 3 राजस्थानी पुलिस वालों को जरूर ठंडा कर दूंगा। सड़क पर रोशनी सी छा गई और एक ट्रांसपोर्ट ट्रक बड़ी तेजी से आगे निकल गया। हमने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन पुलिस की गाड़ी अब किसी भी वक्त हमारे ताकुब में निकल सकती थी। मैंने अमजद से कहा, हमारे पास अब सिर्फ एक ही फौजी की लाश ऐसी है जिसकी वर्दी खून से महफूज है। अगर तुम पहनना चाहो तो इसे पहन सकते हो। अमजद कहने लगा कि मेरे लिए ये फौजी वर्दी मुसीबत का बायस बन सकती है, क्योंकि मुझे यहाँ से पंजाब जाकर इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना है। तुम्हारा मिशन अभी नामुकम्मल है। कम अज कम इस तरह पहली नजर में तुम पुलिस वालों की निगाह में नहीं आओगे। मैं भी यही चाहता हूँ। यह कहकर मैंने झाड़ियों में पड़ी फौजी ड्राइवर की लाश को सीधा किया और उसकी वर्दी उतार कर खुद पहन ली। सितारों की फीकी रोशनी में मैंने देखा इस फौजी का रैंक सूबेदार मेजर का था और ये 7वीं राजस्थान बटालियन का फौजी था। इसका नाम बंसी राम था। इसकी पे बुक और दूसरे कागजात मैंने वहीं फाड़ कर फेंक दिए, क्योंकि इन पर इनकी तस्वीर थी। इसकी बेल्ट पिस्तौल के साथ अपनी कमर में लगा ली। इसके बाद दूसरे फौजी अफसर की लाश की तलाशी ली। उसकी जेब में कुछ रकम और पे बुक थी। हमने उन्हें वैसे ही रहने दिया। जीप में आकर डैशबोर्ड खोल कर देखा, उसमें इधर उधर की बेकार चीजें पड़ी थी। एक पिस्तौल अमजद ने अपने पास रख लिया। हम जीप में सवार हो गए। मैं स्टीयरिंग पर बैठा था और जीप स्टार्ट करते ही उसे तूफानी रफ्तार से दुड़ा दिया। राजस्थान का सहराई इलाका पीछे रह गया और सौराष्ट्र का जंगली इलाका शुरू हो गया। सड़क ज्यादा कुशादा नहीं थी, मगर दूर तक खाली पड़ी थी।
हम आपस में कोई बातचीत नहीं कर रहे थे। ये तय हो चुका था कि मेरा साथी जासूस अहमदाबाद से पंजाब की तरफ निकल जाएगा और मैं अपने एक नए मगर खतरनाक मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। यह खतरनाक और अहम तरीन कौमी मिशन पाकिस्तान के बुजुर्ग और अनमोल साइंसदान डॉक्टर अफरीदी और उसकी नौजवान बेटी नौरीन को दुश्मन की कैद से रिहा करवाकर मुंबई शहर में अपने एजेंट हकीम सुलेमान शाह के घर पहुंचाना था। सूरज तलू हो गया, अहमदाबाद करीब आ रहा था। इधर उधर से अब गांव की गाड़ियों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया था। हमें सामने से आता एक मिलिट्री ट्रक और एक फौजी जीप भी मिली। मैंने उनके ड्राइवरों को हल्का सा सलाम भी किया। रास्ते में किसी जगह हमें ना रोका गया, ना ही कहीं चेकिंग हुई। जब दिन काफी निकल आया तो गुजरात काठियावाड़ के जंगल खत्म होकर खेत शुरू हो गए थे। शहर के मरकजी इलाके की तरफ जाने की बजाय जीप मैं एक पुल पर से गुजारता हुआ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन की दूसरी तरफ ले आया। मैंने जीप एक जगह सड़क के किनारे दरख्तों के पीछे खड़ी कर दी। सड़क की दूसरी तरफ चाय की छोटी सी दुकान थी। कुछ लोग बाहर बैठे नाश्ता वगैरह कर रहे थे। जीप को लॉक करके हम इस दुकान में आकर बैठ गए। मेरे पास मछली का पैकेट मौजूद था। हमने डबल रोटी के साथ ये मछली खाई और चाय मंगवा ली। चाय वाला मेरे फौजी होने की वजह से बहुत खिदमत कर रहा था। लड़का बार बार आकर हमसे पूछता, साहब और क्या लाऊं? मेरे पास 600-700 रुपए के करीब भारतीय करेंसी थी। मैंने 400 रुपए अमजद को दे दिए, बाकी अपने पास रख लिए। अमजद को पंजाब से इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करना था और पंजाब तक यह तवील सफर था। मैंने उसे ताकीद की कि सबसे पहले शहर की किसी मार्केट में जाकर अपने लिए कुर्ता पजामा और गुजराती तरद का कोट और चप्पल खरीद कर पहने। अमजद अगरचे बाद मामलों में मेरे नजदीक अनाड़ी जासूस था, लेकिन उसके बावजूद उसकी होशियारी और महारत से मैं इनकार नहीं करूंगा। यहाँ से हमारे रास्ते अलग होते हैं। तुम्हें अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन से पंजाब की तरफ सफर शुरू करना होगा। सफर 3rd क्लास में करना, बाकी तुम खुद समझदार हो और तमाम जरूरी अमूर से वाकिफ भी हो। मैं यहाँ से अपने मिशन पर रवाना हो जाऊंगा। चीफ से कहना कि मैं डॉक्टर अफरीदी और उसकी बेटी को हर हालत में बरामद करके मुंबई पहुंचा दूंगा, ख्वाह उसके लिए मुझे अपनी जान की कुर्बानी ही क्यों ना पेश करनी पड़े। एक और बात चौधरी साहब से कह देना कि अगर मुझे कोई ऐसी ही मुसीबत पड़ गई तो मैं दिल्ली में अपने सफारत खाने से रब्ता पैदा करने की कोशिश ज़रूर करूंगा, इसलिए वो अपने सफारत खाने वालों को मेरे बारे में पेशगी इतला दे दें। अमजद ने चाय का आखिरी घूंट चढ़ाकर प्याली मेज पर रखी और बोला, मैं तुम्हारा ये पैगाम चीफ तक पहुंचा दूंगा। मेरा ख्याल है ये पिस्तौल मैं अपने पास ही रखूं, इसमें 5 गोलियां हैं। मैंने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा मतलब है एक पाकिस्तानी एजेंट होने के नाते तुम्हें यह पिस्तौल अपने पास रखना चाहिए या नहीं? अमजद ने फौरन जवाब दिया, नहीं तो फिर इसे मौका देखकर कहीं फेंक देना। अच्छा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो जीप में आकर मेरे साथ बैठ गया। मैंने जीप स्टार्ट की और चलाता रेलवे स्टेशन के पहलू में आ गया। अब यहाँ से हमारी राहें जुदा होती हैं। अमजद ने बड़ी गर्मजोशी से मेरा हाथ थाम लिया और कहा, दोस्त खुदा तुम्हारी हिफाजत करे।